नमस्कार बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 मैथ का चैप्टर 4 का कंसेप्ट। ठीक है। अगर आपके पास मात्र 20 मिनट्स है, यानी 20 मिनट अगर है आपके पास, तो ये चैप्टर को हम जितने भी इसमें मेन पॉइंट है उसको समझाने का कोशिश करेंगे, अगर आपके पास समय है तो। ठीक है, तो चलिए अगले 20 मिनट आप हमारा साथ दीजिए। आपको चैप्टर 4 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको बता दें, क्या क्या इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को द्विघात समीकरण के बारे में जानना है, क्योंकि ये चैप्टर का ही नाम है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जानेंगे, फिर मानक रूप के बारे में, फिर समीकरण का मूल के बारे में, विवेचक और विविक्तर के बारे में, मूलों की प्रकृति के बारे में, दो भिन्न वास्तविक मूल, ये भी मूल का ही प्रकृति है, दो बराबर वास्तविक मूल, कोई वास्तविक मूल नहीं। तो ये सब है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। बस आप मुश्किल से 20 मिनट के अंदर ही इसको हम समाप्त करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जानने से पहले आपको मालूम होना चाहिए घात क्या होता है। घात यानी पावर। तो याद है आपको हम बताए थे, कोई भी चर या अचर मान जो ऊपर में दिया लिखा हुआ रहता है, जैसे चर है, तो चर क्या होता है? ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जेड, ये क्या है? चर है। अचर मान क्या होता है? तो अचर होता है 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक जाता है। ठीक है, अब देखिए इसी में पावर लिखा हुआ रहता है, घात रहता है। कैसे रहता है? जैसे एक्स स्क्वायर, ऐसा संख्या देखिए ना, तो ये जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग घात बोलते हैं, और इंग्लिश में पावर बोलते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण कहने का मतलब, समीकरण कैसे बनता है? चर के समूह, चर और चर के समूह जो होता है, समीकरण बन जाता है उससे। तो जिस समीकरण में घात जो है दो रहेगा, उसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखिए द्विघात समीकरण आपको पता चल गया, अब उसके जो मानक रूप है, द्विघात समीकरण के जो मानक रूप है वो आपको मालूम होना चाहिए। अब द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? तो देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, या फिर ये प्लस में लिखा हुआ है, माइनस में भी रह सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल में 0। ये तो हो गया घटते हुए क्रम में। हम बढ़ते हुए क्रम में भी लिख सकते हैं, जस्ट इसके अपोजिट भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है आपको, सी प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर इक्वल में 0, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, सी माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर बराबर में 0। तो यानी ये हो गया बहुपद का मानक रूप। इस तरह से भी हम बहुपद को क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब देखिए यहाँ भी दो घात, घात कितना है? दो है। फिर देखिए यहाँ भी आपका क्या है? घात दो है, यहाँ भी दो घात है। इसीलिए ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण का मानक रूप हुआ। ठीक है, किसका मानक रूप हुआ? तो द्विघात समीकरण का ये क्या हो गया? मानक रूप हो गया। ठीक, तो द्विघात समीकरण के मानक रूप के बारे में बता दिए आपको। अब देखिए समीकरण का मूल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे? समीकरण का मूल पूछ रहा है। तो समीकरण का मूल आप कैसे बताइएगा? बताइए, समीकरण का जो मूल होता है वो कैसे बताइएगा? तो देखिए समीकरण का मूल कहने का मतलब आपका हुआ कि समीकरण का मूल, इसका समीकरण कैसा होना चाहिए। अब देखिए ये जो समीकरण लिखा हुआ है, इसमें एक रूल है कि ए इक्वल ए कॉमा बी कॉमा सी, ये सब क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं होगी। और एक बात और याद रखना है हमको, ए इक्वल नोट 0 होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है।
याद रखना है। ए के जगह पे कभी भी मान में जीरो नहीं आना चाहिए। और ए बी सी क्या होगा, वास्तविक संख्या या अचर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण का मूल, इस तरह से होता है। अब देखिए, हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप, घात के बारे में जाना। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं विवेचक या विविक्तर। अब ये विवेचक या विविक्तर क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग समीकरण का मूल नहीं देखे ना। अच्छा ठीक है, एक सेकंड देख लेते हैं। समीकरण का मूल, समीकरण का मूल, इसको एक्स भी लिख सकते हैं ऐसे, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए हमने घात जाना, द्विघात समीकरण के बारे में जाना, मानक रूप के बारे में जाना, समीकरण का मूल्य क्या होता है। तो समीकरण का मूल्य एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a। ये आपको काम देगा। ये समीकरण का मूल निकालने के काम में आ सकते हैं। दो तरह से निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल सकते हैं समीकरण का मूल, और ये फॉर्मूला से हम लोग समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। और समीकरण के मूल कितने होते हैं, तो दो होते हैं, याद रखिएगा। जब भी हम कोई समीकरण को हम ज्ञात करते हैं तो उसके दो मूल आते हैं। ठीक, ये याद रखना है। इस फॉर्मूला को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि विवेचक और विवेक्तर का फॉर्मूला ये होता है, और विवेचक को निकालने के लिए डी मालूम होना चाहिए, यानी डी बराबर विवेचक हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम विवेचक के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा। समीकरण का मूल के बारे में आप समझ गए। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें समझना नहीं है। अब विवेचक ऑब्लिक विविक्तर, विवेचक ऑब्लिक क्या हो जाएगा, विविक्तर। अब कहिएगा विवेचक और विविक्तर क्या होता है। तो देखिए, विवेचक और विविक्तर जो होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वो क्या होता है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का मतलब क्या हुआ, डी का मतलब विवेचक हुआ या विवेक्तर। तो अगर आपको सवाल दे दे, क्वेश्चंस दे दे बनाने के लिए कि विवेचक ज्ञात करिए, तो इस फॉर्मूला पे आप निकाल सकते हैं। विवेक्तर दे दे तो भी इसी फॉर्मूला पे आपको निकालना है। ठीक है, अब बात आती है मूलों की प्रकृति। तो देखिए, मूलों की प्रकृति की बात आती है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जो मूलों की प्रकृति है, मूलों की प्रकृति, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति कितने तरह से हो सकते हैं, तो ये तीन तरह से होते हैं। कितने तरह से होते हैं, याद रखिएगा, ये तीन तरह से होते हैं। कौन कौन से, तो एक होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी बी स्क्वायर 0 से बड़ा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से ये छोटा, यानी यहाँ पे हम डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग डी भी लिख सकते हैं। अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, मूल जो है, जैसे यहाँ पे हम दिए ना दो भिन्न वास्तविक मूल, तो उसी तरह हम यहाँ पे उल्टा लिख दिए। अच्छा, इसको ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो दो बराबर या वास्तविक मूल, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, वास्तविक मूल, मूल वास्तविक, मूल वास्तविक तथा समान। देखिए, अगर डी का मान आपको जीरो जीरो के बराबर आया है, यानी जीरो आया कहने का मतलब, तो हम मूल वास्तविक तथा समान मानेंगे। या फिर कभी कभी प्रश्न भी दे देता है कि अगर मूल और वास्तविक और समान है तो के का मान ज्ञात करिए। ठीक है, दे देगा कुछ भी क्वेश्चन, ए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसे क्वेश्चन दे देगा। बोलेगा मूल वास्तविक तथा समान है तो के का मान ज्ञात करिए। तो उस समय इक्वल में आपको 0 लेना पड़ेगा। किसके इक्वल में, तो क्योंकि मूल और वास्तविक का समान है, तो इसके इक्वल में हम लोग क्या कर लेते हैं, 0 लेकर फिर बनाते हैं सवाल को। तो यहाँ पे हम सवाल नहीं बनाएंगे, कंसेप्ट को बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल पूछ देता है कि मूल वास्तविक तथा समान होगा तो डी बराबर क्या होगा। तो मूल और वास्तविक और समान होगा तो डी बराबर में 0 होगा। अब कहिएगा डी का मतलब क्या है, तो डी का ये ना फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी डी बराबर अगर 0 आ रहा है तो मूल वास्तविक तथा समान है। ठीक है, फिर देखिए, अगर डी जो है 0 से बड़ा है,
तब क्या होगा, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होगा, यानी कि मूल जो होगा वास्तविक तथा भिन्न होगा। मूल जो है वास्तविक तथा भिन्न, मूल वास्तविक तथा भिन्न, यानी डी जो है बड़ा है किससे, जीरो से। अगर डी छोटा आ गया जीरो से तब क्या होगा, तब देखिए ये वाला मान होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, यानी डी जो है छोटा है किससे, जीरो से। अब यहाँ तक कोई दिक्कत, जितना हमने लिखा था उतना आपको समझा दिया। एक बार फिर से आप समझिए इसको। सबसे पहले हमको घात के बारे में मालूम होना चाहिए। घात किसको बोलते हैं, कोई भी समीकरण चर हो या अचर हो, उसमें पावर जो रहता है, कोना में जो लिखल रहता है, पावर को ही तो इंग्लिश में घात, घात को ही तो इंग्लिश में पावर बोलते हैं, लेकिन कोना में जो देखते हैं ना, जितना लिखल है समझिए उतना घात का है वो। तो हम लोग द्विघात पढ़ रहे हैं ना, तो हमेशा दो ही घात रहेगा, घात की जगह पे दो ही लिखा हुआ रहेगा, तभी वो द्विघात समीकरण रहेगा। चेक करने भी देता है कभी कभी, अलग अलग फॉर्मेट में आपको चेक करने के लिए बोलेगा, कहेगा कि बताइए कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिख देगा, ऐसे लिख देगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह से लिख दिया कोई सवाल, बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो इस तरह का हम लोग फार्मूला जानते हैं तो बना देंगे फटाक से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं ये क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस तरह उल्टा पुल्टा करके आपको समीकरण दे देगा, उसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, यानी घात दो आ रहा है कि नहीं, मैक्सिमम पावर दो है कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह से सवाल बनाते हैं। ठीक, फिर द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ऑब्जेक्टिव में सवाल भी पूछ देता है कभी कभी कि चूज करिए, बताइए कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण का वास्तविक रूप क्या है। तो वास्तविक रूप ये है, या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में। ठीक है, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, वास्तविक रूप हो जाएगा। और ए बी सी जो है वास्तविक संख्याएं होंगी, और ए इक्वल नॉट जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए समीकरण का मूल निकालने के लिए। ठीक, तो ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा, ये भी एक प्रकार का फॉर्मूला है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर इसी बटा में टू है। ठीक है, फिर है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में टू है, इसी को बी स्क्वायर माइनस फोर इसी को शॉर्ट में डी लिख दिया गया है। ठीक है, फिर हमने जाना विवेचक और विवेकतर। विवेचक का मान अगर निकालना, आपको विवेचक निकालने के लिए बोलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, इस फॉर्मूला पे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक, अब देखिए मूलों की प्रकृति कैसी कैसी होती है, तो मूल वास्तविक तथा समान होते हैं, मूल वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, मूल वास्तविक नहीं होंगे। कब, जब डी बराबर जीरो होगा तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे, और डी अगर जीरो से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, यानी अलग होंगे। अगर डी जो है जीरो से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, इतना ही जानना था, और इतना ही कंसेप्ट बताना होता है। और यही कंसेप्ट बताने में लोग मतलब एक एक घंटा का वीडियो बना देते हैं, तो उतना लंबा वीडियो बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जितना मेन कंसेप्ट जानना है उतना हम लोग को पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस जो है आप लोग को खुद करना है क्वेश्चंस को। ठीक, क्वेश्चन खुद जितना ज़्यादा से ज़्यादा बनाइएगा उतना आप लोग के लिए बेहतर है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही जानते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।